प्यारे बच्चों, हम आपका लोकतांत्रिक राजनीति में तीसरा पाठ चुनावी राजनीति पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है। तो चुनावी भारत में जो चुनाव की प्रणाली है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय है कि भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं क्या वो लोकतांत्रिक चुनाव हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक जो चुनाव है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे भारत में लोकसभा और विधानसभाएं हैं तो इनमें प्रत्येक 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, नियमित अंतराल में चुनाव कराए जाते हैं। तो पहला लक्षण जो लोकतांत्रिक चुनाव का है वो भारत ने पूरा कर लिया है कि यहाँ नियमित अंतराल पे चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, 5 साल की अवधि पूरी होने पर लोकसभा विधानसभाएं स्वयं भंग हो जाती हैं और इनका क्या किया जाता है, एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं। तो इसको हम आम चुनाव कहेंगे। बच्चों, ये परीक्षा में आ सकता है आपका, आम चुनाव किसे कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी लोकसभा या विधानसभा में किसी सदस्य की जो विधायक या संसद सदस्य चुना गया हो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। तो वो जिस क्षेत्र में वो निर्वाचित हुआ है वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसके इस्तीफे देने से या मृत्यु होने से वो क्षेत्र खाली हो जाएगा। तो उस सीट को हम खाली मानेंगे। तो उसके लिए क्या कराए जाते हैं, उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब चुनाव जो हमारी प्रणाली है उसमें सबसे पहले चुनाव क्षेत्र का चयन किया जाता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। ठीक है, मगर 90 विधायकों का चुनाव उन्होंने कैसे किया? क्या हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति ने 90 विधायकों को वोट दिया? यह आपको मालूम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विधायक को वोट नहीं देता है। इसके लिए क्या किए जाते हैं, कुछ क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। तो पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से जब चुनाव कराए जाते हैं तो पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। तो इन जो क्षेत्रों में बांट लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। ठीक है, जो एक क्षेत्र में जो मतदाता होगा, जिस क्षेत्र में जो मतदाता रहेगा वो अपने ही क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करेगा, यानी वो एक विधायक या एक संसद सदस्य का चुनाव करेगा। ठीक है, तो भारत में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, यानी पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उसको विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र से जो भी चुना जाएगा, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे जिस दल के सदस्य को, तो वो संसद सदस्य कहा जाएगा। ठीक है, जिसको हम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट MP भी कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। तो जैसे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ भी प्रत्येक जो मतदाता है उसका वोट का अपना एक मूल्य होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि हर एक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान रखी गई है। ठीक है, जो चुनाव क्षेत्र बांटे गए हैं तो उसमें चुनाव क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है कि इतनी जनसंख्या इस चुनाव क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तो देश के लिए बात हो गई, देश को पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के यहाँ क्या बनाई गई है, विधानसभाएं बनाई गई हैं और प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, विधानसभाओं में बांटा गया। जैसे हमारे उत्तराखंड में बच्चों कितनी विधानसभा सीटें हैं, यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं, यानी पूरे उत्तराखंड को 70 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विधानसभा से एक प्रतिनिधि चुनकर इसमें विधायक बनाया जाता है। तो इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं, विधायक। यानी राज्य में जो विधानसभा है उसके लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं, उनको हम विधायक कहते हैं।
तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आ जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जरा आपको समझने में परेशानी होगी। जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो देश का है और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो राज्य का है। तो जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका दायरा जरा बड़ा होता है। तो एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। तो हमारे जो तीसरे प्रकार का स्थानीय सरकार है, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव आपने होते हुए देखा होगा, सुना होगा। तो प्रत्येक पंचायत को क्या कर दिया जाता है, यहाँ भी कई वार्डों में बांटा जाता है। तो आपके गांव में भी आपने वार्ड सदस्य सुने होंगे। ठीक है, तो पूरे पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है जो एक छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है। तो आप जब प्रधान का चुनाव करते हो तो प्रधान को वोट देने के साथ साथ क्या करते हो, अपने वार्ड सदस्य का भी चुनाव करते हो। ठीक है, ये चुनाव का सबसे सूक्ष्म रूप आपके सामने है। तो प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है बच्चों, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को हम सीट भी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम सीट शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो क्षेत्र होता है वो किसी संसद के जो चुना जाएगा या विधानसभा के लिए होगा तो एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब क्या है, विधानसभा के जो 60 निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें लोक दल के 60 लोग जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों चुनाव क्षेत्र। हमने देश का चुनाव क्षेत्र देखा, राज्य का चुनाव क्षेत्र देखा और स्थानीय सरकार, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है। अब दूसरी बात आती है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी समाज के कुछ विशेष लोगों को जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए हमारे संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पे चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। यानी समाज का एक ऐसा वर्ग है जो कमजोर माना जाता है और वो खुला चुनावी मुकाबला जब होगा तो वो लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, उनके चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास अगर नहीं है तो संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग क्या कर सकते हैं, उनको चुनाव जीतने से रोक सकते हैं। अगर वो इतने सक्षम नहीं है कि वो चुनाव में भाग ले सकें तो उनको रोका भी जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो संसद और विधानसभा में हमारे आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। यानी जो हमारा कमजोर तबका है वो और पिछड़ के रह जाएगा। इसीलिए हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर न हो। ठीक है, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। आरक्षित मतलब रिजर्व कर दिया गया है, कुछ सीटों को उनके लिए अलग से रिजर्व करके रखा गया है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये भारत के जो कमजोर समूह के जो प्रकार की जातियां हैं हमारे यहाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इन दोनों जाति के लोगों को आगे लाने के लिए उनका देश के जो संसद क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व बना रहे, इसीलिए उसके लिए क्या कर दिए गए, कुछ सीटें क्या कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ केवल जिस जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अगर कोई सीट आरक्षित की गई है तो उसमें अन्य जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की जो सीट होगी उसमें अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अभी लोकसभा की 84 सीटें
अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बच्चों ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है कि हमारे जो लोकसभा है वर्तमान की, उसमें जो 84 सीटें हैं 543 में से 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में हैं और ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, किसी अन्य समूह के उचित हिस्से से कुछ नहीं लेती हैं, यानी अपने हिस्से की उनकी सीटें हैं। तो कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। ठीक है, राज्य के स्तर पर तो है ही, देश के स्तर पे है और जिला और स्थानीय स्तर पर भी इसको लागू किया गया है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरों में जो नगर पालिका और नगर निगम के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू किया गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। तो अन्य जो प्रत्येक राज्य है, भारत के जो 28 राज्य हैं, वहां जो आरक्षित सीटें हैं उसका अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी जो निकाय हैं वहां पे पंचायत सीटें हैं और नगर पालिका है, वहां पे 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई है? महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो बच्चों प्रत्येक वर्ष आपने देखा होगा महिलाओं के लिए भी प्रधान की सीट आती है, जिला पंचायत की सीट आती है, क्षेत्र पंचायत की जो सीट आती है, तो ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। उस साल केवल महिलाएं ही उस सीट पे चुनाव लड़ती हैं। तो आपके सामने बच्चों ये कि भारत का मानचित्र है और ये मानचित्र क्या दर्शा रहा है? तो ये मानचित्र हमको दर्शा रहा है कि भारत को लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें जो कुल क्षेत्र है वो 543 निर्वाचन क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे भारत को छोटे छोटे हिस्सों पे यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें से सामान्य के लिए जो व्हाइट कलर है जिसमें कोई कलर नहीं है, उसमें 412 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं? सामान्य वर्ग के लोगों के लिए उन सीटों में वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद आरक्षित जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए, जो लाल रंग के आपको यहाँ पे भाग दिख रहे होंगे, वो 84 सीटें हैं, वो किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति के लिए। और उसके बाद जो हरे रंग से जो यहाँ पे भाग दिख रहे हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं? वो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें आपको यहाँ दिख रही होंगी। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है पूरे भारत को तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके अलावा ये निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य के हिस्से में कितने निर्वाचन क्षेत्र आए हैं तो उसको देखते हैं। आंध्र प्रदेश को 25 लोकसभा सीटों में बांटा गया है, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है ये। अरुणाचल प्रदेश को 2 में बांटा गया है। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं। बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 6 हैं और झारखंड में 14 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, केरल में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, महाराष्ट्र में इसमें 48 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में भी 2 हैं, मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में भी 1 सीट है और उड़ीसा में 21 सीटें हैं, पंजाब में 13 हैं, राजस्थान में 25 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 हैं और तेलंगाना में 17 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तराखंड बात जो आपका अपना राज्य उत्तराखंड में हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। ठीक है, उससे अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में 1-1, दिल्ली में 7 हैं, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है। तो इस प्रकार ये पूरे भारत के जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आपके राज्य और इसके 2 पड़ोसी राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसको देख के आपके राज्य की और उसके 2 पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, इस तालिका से ढूंढ के आपको लिखना है।
किन किन राज्यों में लोकसभा के 30 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये भी आपने बताना है। उन राज्यों की लिस्ट आपने लिखनी है। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों है, इसको भी आपने बताना है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र इलाके के हिसाब से छोटे और कुछ बहुत बड़े क्यों हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में बिखरे हैं या कुछ इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है, इसका विश्लेषण करके बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखोगे। ठीक है, और इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।